बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नादरीन, मैं ट्रैवल कर रहा था, ये जगह अच्छी लगी मुझे, तो मैंने सोचा यहाँ बैठ के एक वीलॉग कर लेते हैं आपके साथ। लोकेशन भी आप देख लेंगे, यहाँ नज़ारे भी अच्छे हैं और जो खबरें हैं वो तो सारी मुकम्मल हो गई। सारा दिन की रुदात जो चीज़ें हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। सबसे पहले तो ये है कि आज़ाद कश्मीर में जो सूरत हाल है वो जूं की तू है और वहाँ पे एक जमूत तारी है। जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी और एस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदों के बीच में मुज़ाकरात चल रहे हैं, लेकिन वो अभी तक किसी नतीजे पर नहीं पहुंचे। जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी को इस वक्त जो ऑफर्स की गई है उनमें एक तो ये कहा गया कि जो पुरानी पोजीशन है उसको फौरी तौर पे बहाल कर दिया जाता है, यानी FIRs खत्म कर देंगे, जो कलअदम का स्टेटस है वो खत्म कर देंगे, 4th शेड्यूल में से नाम निकाल दिए जाएंगे और चीजें नॉर्मलाइज हो जाएंगी। फिर इलेक्शन होने दो, इलेक्शन के बाद देखते हैं फिर बाकी चीजें क्या करनी है। और क्योंकि आईनी तरमीम के बगैर ये हो नहीं सकता कि जो नशस्तें मुहाजिरीन वाली हैं उनको खत्म किया जा सके, लिहाजा आप इंतजार करें। पहले ये कहा गया कि जनाब 6 सीटें कर देते हैं, 4 सीटें कर देते हैं, फिर इस बात पे फटा पड़ गया कि जनाब इन सीटों को आप कम तो कर रहे हैं, लेकिन क्या इनके पास वो इख्तियार बाकी रहेगा कि ये वजीर आजम के इंतखाब में वोट कर सके। तो इस पे अभी बहस चल रही थी और अब मामला किसी और तरफ निकल गया, क्योंकि इलेक्शन बहुत करीब आ गया। अब चंद दिन के बाद जो है वो इलेक्शन है, यानी 2 दिन के बाद इलेक्शन है आज़ाद कश्मीर में। जो पहला मरहला है वो होने वाला है इलेक्शन का। अब इसमें आज़ाद कश्मीर के लोग तो बिल्कुल ही इररेलेवेंट हैं। सिक्योरिटी फोर्सेज की बहुत बड़ी तादाद मीरपुर में पहुंचा दी गई है, क्योंकि मीरपुर डिवीजन में पहला मरहला है इलेक्शन का और शदीद खौफ व हरास और दबाव का माहौल है जिसके अंदर ये इलेक्शन करवाने की कोशिश की जा रही है। जब से पाकिस्तान बना है या आज़ाद कश्मीर आज़ाद हुआ है भारत के कंट्रोल से, तब से लेकर अब तक कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि इलेक्शन इस माहौल में आज़ाद कश्मीर में हो रहा हो। इस मरतबा वाकई बहुत खौफ व हरास है और वहां पे इलेक्शन करवाने की कोशिश की जा रही है। कुछ मुतालबात ऐसे हैं आज़ाद कश्मीर के लोगों के, चले ये 2 चीजें आप कबूल कर लें और उसके बाद बाकी चीजें बाद में करते हैं, लेकिन ब्रिगेडियर फाइक को और IG जो वहां पे लगाए गए हैं, इन दोनों को हटाने का मुतालबा भी किया गया था कि जो सेक्टर कमांडर ब्रिगेडियर फाइक हैं जिन्होंने इन सारे ऑपरेशन को लीड किया, उन्हें आज़ाद कश्मीर से हटाया जाए और साथ में कहा गया कि IG को भी हटा दिया जाए। तो इन 2 लोगों को वहां से नहीं हटाया गया, ये मुतालबा तस्लीम नहीं किया गया, जिसके बाद शकूक व शुबहात बढ़ जाते हैं कि अगर ये इलेक्शन करवाने में कामयाब हो जाते हैं और अपनी मर्जी की हुकूमत मुसल्लत कर देते हैं तो उसके बाद क्या होगा। अच्छा, ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी को यह भी कहा जा रहा है कि आप लोगों को कहें कि वो निकल कर वोट डालें और आप अपने नुमाइंदे भी खड़े कर दें बेशक इलेक्शन में, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट को पूरा यकीन है कि अगर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी इलेक्शन में आ गई तो PTI भी आ जाएगी। और धांधली का तो पूरा बंदोबस्त किया गया है, फॉर्म 47 जारी करके PTI और ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी को फारिग करेंगे और पीपल्स पार्टी और PMLN को एक मिलीजुली सरकार वहां पे बनाकर दे देंगे दूसरी जमातों के साथ मिलाकर। इस्तेकाम पार्टी को भी जोड़ दिया गया है मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के साथ ताकि वो ज्यादा बेहतर परफॉर्म कर सके, उनकी सीटें जस्टिफाई हो सके। तो ये मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का सारा खेल है जो वहां पे खेल रही है। आज़ाद कश्मीर के जो वकला हैं, आज़ाद कश्मीर बार कौंसिल, उन्हें बड़ी देर के बाद होश आई है। यानी वकला तो ओवरऑल पाकिस्तान में वकला में करंटी खत्म हो गया। जुडिशरी की जो हालत है, जो पाकिस्तान की अदलिया के साथ हो चुका है, वही आज़ाद कश्मीर में भी अदलिया के साथ हो रहा है। वकला वहां पे भी उतनी जिम्मेदारी ले रहे हैं जितनी पाकिस्तान में ले रहे हैं। अब आज़ाद कश्मीर की जो बार कौंसिल है वो अब खड़ी हो गई और वो ये कह रहे हैं जनाब कि बड़ी ज्यादती हुई है, इलेक्शन एक ही मरहले में होना चाहिए, ये 3-3 दफा इलेक्शन करवा के अब ज्यादती कर रहे हैं। देखिए, पूरे पाकिस्तान में जो इलेक्शन है वो एक दिन में हो जाता है, लेकिन आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन को 3 मराहिल में करवाने का मकसद क्या है? वजह यह है कि वहां पे निजाम कंट्रोल में नहीं है, अवाम कंट्रोल में नहीं है और इस इलेक्शन के नतीजे में वो नताइज हासिल करने हैं जो एस्टेब्लिशमेंट चाहती है, तो फिर उनको मरला वाइज करना पड़ेगा, एकदम वो कर नहीं पाएंगे। नाज़रीन, सबसे ज्यादा जो मैं इंटरेस्टिंग चीज देख रहा हूं वो बिलावल के स्टेटमेंट है। बिलावल स्टेटमेंट ऐसे देता है जैसे सारी जिंदगी हो गई इस खानदान को कभी आज़ाद कश्मीर में हुकूमत ही नहीं मिली। यानी लंबा अरसा हो गया बिलावल और उसकी जमात की आज़ाद कश्मीर में हुकूमत रही है। आज भी जो हुकूमत है आज़ाद कश्मीर में वो बिलावल की पॉलिटिकल पार्टी पीपल्स पार्टी की है, लेकिन वो तकारीर ऐसे करते हैं जैसे कि उन्हें कभी यहाँ मौका ही नहीं मिला। हम ये दे देंगे, हम वो दे देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो इनकलाब ले आएंगे। भाई, आपने कुछ करना होता तो गुज़िश्ता 40-50 साल से आप मुसल्लत हैं। आज़ाद कश्मीर में आप और मुस्लिम लीग नून लगातार हुकूमत करते चले आ रहे हैं, तो आज तक आप कुछ ना कुछ तो कर देते आज़ाद कश्मीर के लोगों का, क्योंकि आज तक आपने आज़ाद कश्मीर के लोगों के लिए कुछ नहीं किया तो लोग आप पे भरोसा क्यों करें? और लोग भरोसा कर भी नहीं रहे। मैं सीरियसली आपको बता रहा हूं, अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन होते तो पीपल्स पार्टी 2-3 सीटों तक भी शायद बहुत मुश्किल से पहुंचती। इन हालात में ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी और PTI अगर इलेक्शन लड़ते तो वो स्वीप कर जाते। PMLN के हालात तो बिल्कुल ही खराब है ना, वो तो पीपल्स पार्टी से भी गई गुजरी सूरत हाल में। उनका सारा इन्हिसार इस बात पे है कि
जो पंजाब के अंदर जम्मू कश्मीर वाली सीटें रखी गई है मुहाजिरीन की, वो वहां से कुछ सीटें जीत के और कुछ आज़ाद कश्मीर में उनको मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट तरस खा के कुछ सीटें दे दे तो किसी और के साथ मिलकर वो कोई हुकूमत बनाने की पोजीशन में आ जाए। इसके अलावा उनकी हैसियत कुछ नहीं है। बहरहाल बिलावल साहब लगे हुए हैं जनाब कि मैं अब ये भी लेके दूंगा वो भी लेके दूंगा। आज़ाद कश्मीर में मुकाबला इस बात का नहीं है कि हुकूमत कौन बनाता है, वहां मुकाबला इस बात का है कि कठपुतली कौन बनता है। यानी वहां पे जो सेक्टर कमांडर है या एजेंसियां हैं उन्हें अपने लिए कठपुतली सरकार चाहिए। अब वो कठपुतली सरकार के ओहदे पे कौन आकर फायज होता है, कौन अच्छा परफॉर्म करता है, इसके लिए इसका मुकाबला चल रहा है पॉलिटिकल पार्टियों में जूते पॉलिश करने का। PMLN में, पीपल्स पार्टी में, IPP में और उनके साथ मुस्लिम कॉन्फ्रेंस में, ये सारे जूते पॉलिश कर रहे हैं। जो ज्यादा चमकाएगा उसको ज्यादा सीटें मिल जाएंगी। इस वक्त तक की सूरत हाल तो नाजरीन ये है। PMLN के आप काम चेक करें, इन्होंने 10 इलेक्ट्रो बसें रवाना कर दी हैं आज़ाद कश्मीर के लिए। वो कहते हैं मरी पहुंच भी गई है। ये मुझे अच्छी तरह याद है, एक दिन ये सियालकोट वाला जो रोड है ना, इलेक्शन आने वाला था तो हमजा शहबाज ने कहा जी यहाँ पे फौरन जो है बसें चलानी है, आज चलानी है, कल चलानी है, बस 1-2 दिन के अंदर चलानी है आपने। तब हमजा शहबाज के बाद इख्तियार था, तो यहाँ एक इलेक्शन होने जा रहा था। तो उन्होंने कहा जनाब कि अब कैसे बसें चला सकते हैं, खुदा का नाम लें, हम इस रोड के ऊपर, ये रोड ही तैयार नहीं है इस बस के लिए और ये इस बस का ये रूट ही नहीं बनता। उसने कहा भाई बस चला दो, 1 दिन के लिए इलेक्शन के लिए चला दो, इलेक्शन के अगले दिन बेशक बंद कर देना, लेकिन फिलहाल को 10 दिन 5 दिन चला दो इसको। ये जनाब हमजा शहबाज के दफ्तर में जो बंदा काम करता था उसने मुझे बताया, उसने कहा सर ये इतना इलेक्शन के करीब आकर पागल हो जाते हैं कि इन्हें लगता है कि कोई भी चीज कहीं पे भी चला रही है ना, इनको अगर कोई ना सड़क के ऊपर जहाज चला दे वो भी चला देंगे किराए पे लेके कि इलेक्शन में हमें वोटें पड़ जाए किसी तरह। अब ये इन्होंने 10 बसें रवाना कर दी हैं, कोई इसकी फिजिबिलिटी नहीं बनाई गई, कोई इसकी बजटिंग नहीं हुई, कोई इसके तकनीकी तैयारियां नहीं की गई, बस बसें भिजवा दी, पहुंच रही जी कश्मीर, वहां पे चलेगी। ये तो बादशाहत वाला निजाम है ना, किसने खरीदी, किसके लिए खरीदी, कहां से निकाली गई, कहां भिजवाई गई, किसकी मलकियत थी, कहां पे जाकर चलेंगी, वहां चलाने वाला कौन होगा, इसके ऑपरेटर्स कौन होंगे, इसके ड्राइवर जो है वो यहाँ पंजाब के हैं, आजाद कश्मीर के लोगों को ट्रेनिंग, ये तो लंबा प्रोसीजर होता है। ये तो बादशाहत है, यहां से उठाई वहां पहुंचा दी। ये क्या तरीका है कि यहां से बसें उठाई वहां पहुंचा दी और इलेक्शन कमीशन जो है वो इसका कोई नोटिस ही नहीं ले रहा। एक पॉलिटिकल पार्टी इस वक्त इलेक्शन लड़ रही है आजाद कश्मीर में और वही पॉलिटिकल पार्टी बसें भिजवा रही है आजाद कश्मीर में कि जनाब ये बसें वहां पे चलाएं। तो ये तो वो सरकारी पैसे से, ये किसी के बाप का पैसा तो नहीं है। मरियम नवाज को रायवंड के अकाउंटों से निकाल के तो नहीं लाई ना ये हुसैन नवाज की बसें हैं, ना हसन नवाज की बसें हैं, ना नवाज शरीफ इनका मालिक है। तो नवाज शरीफ ने जाके ऐलान कर दिया, मरियम नवाज ने कहा ओके, वहां डांस करके दिखा दिया बाबा जी ने, उसके बाद इन्होंने कहा जनाब बसें जा रही हैं। यार ये तो अवाम की बसें हैं ना, तो अवाम के माल को ऐसे खर्च करते हैं ये बादशाह बन के अपने जाती मफाद के लिए कि कोई बादशाह भी शायद ऐसे अवाम का पैसा नहीं लुटाता होगा। इमरान खान साहब की बहन उस्मा खानम ने कुछ स्टेटमेंट दिया, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उनके पास मुकदमात एक के बाद होते जा रहे हैं बहनों के ऊपर, उनके ऊपर वो DG खान वाला मुकदमा था तो उसकी वो सुनवाई थी, तो वहां पे उन्होंने बातचीत, उन्होंने कहा जी कि इमरान खान इस बात को जानते थे कि उन्हें कैद तन्हाई में डाल दिया जाए, उन्हें इस बात का अंदाजा था, इसलिए उन्होंने बहुत सारे अहकामात और पैगामात दिए थे। हमने वो तमाम पैगामात, चाहे वो ऐलानिया थे चाहे वो खुफिया थे, वो दोनों तरह के पैगामात हमने पार्टी तक और आवाम तक पहुंचा दिए। अब ये PTI पे मुनहसिर है कि उन्होंने क्या करना है। जेल से किसी भी किस्म के पैगाम की इस वक्त जरूरत नहीं है। आपको जो भी इंस्ट्रक्शन चाहिए थी इमरान खान से, वो इमरान खान दे चुके, लिहाजा उस पर अमल दरामद करने का वक्त है। ये इमरान खान की बहन ने कहा और ये PTI पे मुनहसिर है और हम हर चीज बता भी चुके हैं। हमने तो ये भी दरखास्त भी की कि इमरान खान साहब का जो ट्विटर अकाउंट है वहां पे उनके पैगामात दोबारा चलाए जाएं, जिस पे ये नहीं किया गया तो हमारी दरखास्त है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों से। उन्होंने कहा कि वो इमरान खान साहब के जो पुराने बयानात हैं जो उन्होंने दिए थे उस दौर में, वो निकाल कर चलाएं ताकि पता चले कि इमरान खान ने कौन सी वाज़े इंस्ट्रक्शंस दी थी। बहरहाल तहरीक इंसाफ ने पेशावर में जलसा करने का फैसला किया, तो क्या इस जलसे के बाद वो एक तहरीक का आगाज कर पाएंगे? देखिए मार्जिन ही बहुत थोड़ा रह गया सुहेल अफरीदी के पास। सुहेल अफरीदी के पास बहुत बड़ा मौका था कि वो लाखों नौजवानों की एक तगड़ी तंजीम साजी करते, नौजवानों को इकट्ठा करते, गली गली मोहल्ले मोहल्ले वो भेजते अपने लोगों को, खुद भी वक्तन फवक्तन जाते, एक पूरी स्ट्रीट मूवमेंट का एक स्ट्रक्चर खड़ा करते। उन्हें पता होता कि मैं कब आवाज दूंगा तो किस शहर से कितने लोग निकलेंगे, किस शहर से कितने लोग निकलेंगे, कितनी बड़ी तादाद में लोग निकलकर बाहर आएंगे। उनको इस बात का आइडिया होना चाहिए था कि मैं 10 लाख, 15 लाख, 22 लाख, 25 लाख कितने लोग मैं इकट्ठे कर सकता हूँ। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए नौजवानों को इकट्ठा करना कोई प्रॉब्लम नहीं था। उस वक्त उम्मीद भी बहुत थी जब सुहेल अफरीदी नए नए आए थे, लेकिन उस उम्मीद को सुहेल अफरीदी साहब ने कुछ ऐसी पॉलिसीज पे अमल किया कि मायूसी में बदल दिया। लेकिन अभी भी सारा कुछ कभी भी ज़ाया नहीं होता, आपके पास हमेशा एक मौका होता है कि आप निकलें और निकल के साबित करें अपने आप को। तो सुहेल अफरीदी अब ये जलसा करने जा रहे हैं पेशावर के एक स्टेडियम में,
तो क्या यहाँ से एक तहरीक शुरू हो सकती है? जी बिल्कुल हो सकती है। और कहा भी ये जा रहा है कि शायद वो लॉन्ग मार्च का ऐलान करेंगे, वो तारीख देंगे, फलानी तारीख को हम लॉन्ग मार्च में आएंगे, या लोग तैयारी पकड़े हमने निकलना है। हो सकता है कि सुहेल अफरीदी ये भी कह दे, हो सकता है वो कोई डेडलाइन दे दे। इस बारे में खबरें आ रही हैं, लेकिन क्या ये अब तहरीक खड़ी कर पाएंगे? बहुत मुश्किल मुझे दिखाई देता है। कि माजी में तो मैंने यही देखा है कि बड़े बड़े दावों के साथ एक जलसा होता है और जलसा खत्म होता है, लोग घरों को जाते हैं और उसके बाद फिर अगली तारीख दे दी जाती है। देखिए, तहरीक चलाने के लिए ना तारीखों की जरूरत नहीं होती, हालात ऐसे होते हैं कि तहरीकें चलती हैं। हालात तो बने हुए हैं तहरीक चलाने वाले। जो हालात इंडिया में है, जेनजी वहां पे निकल आई है, उससे बहुत बुरे हालात पाकिस्तान में है। तहरीक चलाने के लिए लवाजमात तो पूरे हैं। किसान रुल गया। अभी 10 लाख टन गंदम इन्होंने फैसला किया वफाकी हुकूमत ने कि ये मंगवाने जा रहे हैं बैरून मुल्क से फौरी तौर पे। ये कहां से मंगवाएंगे? यूक्रेन से ले लेंगे, अमेरिका भी खुश हो जाएगा। रशिया से शायद नहीं ले पाएंगे क्योंकि अमेरिका उतना खुश नहीं होगा। हो सकता है ये गंदम अमेरिका से ही मांग ले, वही इसके अंदर बीच में कंट्रीब्यूट कर दें। तो 10 लाख टन गंदम इनको फौरी तौर पे चाहिए, और ये वो मुल्क है जो ज़रई मुल्क है। किसी भी हुकूमत में कोई भी हुक्मरान हो, कभी भी हमें गंदम अगर बाहर से मंगवानी पड़े तो ये डूब मरने का मुकाम है। कि एक ज़रई मुल्क के अंदर जहां पे बेहतरीन माहौल है, किसी किस्म की कोई आफत भी नहीं आई इस साल, कोई तबाही भी नहीं हुई, कोई तूफान भी नहीं आए, इसके बावजूद आप गंदम का 10 लाख टन फौरी तौर पर मंगवा रहे हैं। आपको फ्यूचर में और भी मंगवानी पड़ेगी। ये हालात होंगे अभी, क्योंकि डिमांड हमारी ज्यादा है और गवर्नमेंट की पॉलिसी इतनी बुरी है कि आपने अपनी मईशत को तबाह कर दिया, खासतौर पे अपनी ज़राअत को। किसान बिल्कुल खुश नहीं है, ना किसान के साथ खड़ी हो पाई पीटीआई अपोजिशन के तौर पे, ना मजदूर के साथ, ना किसी गरीब के साथ, ना तालिब इल्म के साथ, ना नौजवान के साथ, ना बिजली के बिलों के खिलाफ, ना गैस के बिलों के खिलाफ, ना ये खड़े हो पाए पेट्रोल की बढ़ती हुई कीमतों के खिलाफ। तो इन्होंने तो किसी किस्म का कोई पब्लिक का हाथ ही नहीं पकड़ा। इन्होंने जब भी कभी मुश्किल या मुसीबत आई तो पब्लिक के साथ खड़े होना चाहिए था। ये कभी पब्लिक के साथ खड़े ही नहीं हुए। इन्होंने पब्लिक की बात ही नहीं सुनी, और पब्लिक को ये कहते हैं कि वो निकलते नहीं है, वो हमारे पीछे नहीं आते, वो हमारे साथ खड़े नहीं होते। तो फिर आप कैसे उनसे इस किस्म के शिकवे और गिले कर सकते हैं? भारत में जो जेनजी है उसके पीछे अब भारत में कुछ लोग बोलना शुरू हो गए कि पाकिस्तान का हाथ है। खुदा का नाम ले यार, हम अपने बखेड़े हमसे नहीं संभाले जा रहे। बलूचिस्तान हमारा जल रहा है, कबायली इलाकों में आग लगी हुई है, रोजाना हमारे ऊपर खुद कुछ धमाके हो रहे हैं, पैसे हम पूरी दुनिया से मांग रहे हैं। यूएई के पैसे हमने वापस करने थे, सऊदी अरब से उधार लेके वापस किए। अभी 10 अरब डॉलर हमने अमेरिका से मांगे। हम इन्वेस्टमेंट करेंगे भारत के अंदर और हम ये चलाएंगे भारत के अंदर तहरीक। सवाल ही पैदा नहीं होता भारत के अंदर हम तहरीक चलाएं। हमारी सरकार की तो इतनी हैसियत नहीं है कि वो अपने लिए थोड़ा सा आवाम को कायल कर ले या कुछ कर पाए। हमारी सरकार पाकिस्तान के अंदर 10,000 बंदे का इज्तिमा नहीं कर सकती। आप कह रहे हैं इंडिया के अंदर वो इज्तिमा करवा रहे हैं बहुत बड़े बड़े, तो ये जेनजी के पीछे पाकिस्तान है। तो ये सब झूठ है। ये ना दोनों मुल्कों की जो एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत है ना, ये जब भी कोई बोंगी मारते हैं ना या अपनी नालायकी और नकम्मेपन को छुपाते हैं तो ये दूसरे मुल्क के पीछे छुपा देते हैं। पाकिस्तान में जरा कुछ हो जाए, फितनतुल हिंदुस्तान, भारत इसके पीछे है, पाकिस्तान का दुश्मन मुल्क भारत इसके पीछे है, अपनी नाअहली के ऊपर बात नहीं करते। इसी तरह भारत में जरा कुछ हो जाए वो उठा के पाकिस्तान में डाल देते हैं। तो यहाँ पे ना इन्होंने एक अच्छा वतीरा पकड़ा हुआ है कि तुम मेरी बुराई कर देना, मैं तुम्हारी बुराई कर दूंगा, मेरे लोग भी मुतमईन हो जाएंगे, तुम्हारे लोग भी मुतमईन हो जाएंगे। तो तरीका वारदात तो ये है। इमरान खान की हम बात कर रहे थे, तहरीक की बात कर रहे थे, तो तहरीक जो है वो तारीखों की मोहताज नहीं होती। हालात ऐसे बन जाते हैं कि तहरीक चल पड़ती है। हालात तो बने हुए हैं। क्या तहरीक इंसाफ चला पाएगी? अब तक का ट्रैक रिकॉर्ड कहता है कि मुश्किल है, लेकिन मायूसी तो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। कभी कभी आपको थोड़ी सी उम्मीद रखनी चाहिए कि शायद कोई तहरीक चले और ह्यूमन राइट्स के लिए आवाज उठाई जाए। सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा अजीब काम कर दिया। जब ऐसे काम होते हैं ना तो फिर और ज्यादा अदलिया से मायूसी होती है। सुप्रीम कोर्ट का एक बेंच बना था 3 रुकनी, जस्टिस मोहम्मद अली मदर साहब, इनकी सरबराही में। ये 3 रुकनी बेंच ने फैसला ये दिया है कि नैब के जो केसेस हैं इनके ऊपर जब ये सुप्रीम कोर्ट में केसेस आएंगे ना जमानत के लिए, तो ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान नहीं सुनेगी बल्कि आईनी अदालत सुनेगी। वफाकी आईनी अदालत ये केस सुनेगी। अब आईनी अदालत में सारे जजेस अपनी मर्जी के मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने बिठाए हुए हैं। उन्हें तो अगर कोई छोटा मोटा फौजी ऑफिसर भी फैसला लिखकर लाकर दे दे तो वो पढ़ के सुना देंगे। आईनी अदालत की औकात इतनी है और वो दिखाई भी देती है। जिस तरह उन्होंने मखसूस नशिस्तों का मामला किया, जिस तरह उन्होंने फौजी अदालतों का मामला किया कि सिविलियंस को वो सजा दे सकती है, तो वो आईनी अदालत कुछ भी कर सकती है। अब ये फैसला जस्टिस मोहम्मद अली मदर साहब ने 3 रुकनी बेंच ने फैसला क्यों दिया? देखिए, ये फैसला इमरान खान से जान छुड़ाने के लिए कि इमरान खान का केस सुप्रीम कोर्ट में आए ही ना, क्योंकि अल्टीमेटली इमरान खान का केस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आना था, लेकिन उसको आईनी अदालत में भेजा जाएगा। ये नैब के केसेस की अपीलें अब आईनी अदालत में जमानत के मामला जाएंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने यह तय कर दिया है कि उन्होंने इमरान खान को और बुशरा बीबी को सजा देनी ही देनी। अब जो मर्जी कर ले, उन्होंने सजा देनी ही देनी, क्योंकि अदलिया को कंप्रोमाइज किया गया है। बाहर से जजेस लाके इसीलिए बिठाए गए हैं ताकि जितना हो सके उनको सजा दी जा सके। उन्हें सजा दी जाएगी जब वो जमानत के लिए आएंगे सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट कहेगी जी हमारा फैसला मौजूद है, ये मामला आप आईनी अदालत में ले जाएं।
अब आईनी अदालत पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने बनाई ही इसलिए है कि वो अपने काम करवा सके, तो वो आईनी अदालत इमरान खान और बुशरा बीबी को कभी भी जमानत नहीं देगी, बल्कि जो आसिम मुनीर साहब चाहेंगे वो मामला बिल्कुल वैसे ही कर देंगे, बिल्कुल वैसे कर देंगे। अब आप जो मर्जी कर लें, उल्टे लटक जाएं, सीधे लटक जाएं, आईनी तरामीम के बाद आपके पास कोई रास्ता नहीं है सिवाय इसके कि आप अवामी ताकत से इस टोले को इक्तदार के ऐवानों से निकाल के बाहर फेंक दें। इसके अलावा आपके पास कोई रास्ता नहीं है। सिस्टम के अंदर इन्होंने इतने शिकंजे लगा दिए हैं कि अब सिस्टम के अंदर रहते हुए आप इन चीज़ों को ठीक नहीं कर सकते, या इन चीज़ों के ऊपर आप किसी भी किस्म की उम्मीद नहीं रख सकते कि जनाब अदालत से ये मिल जाएगा, पार्लिमान से ये मिल जाएगा, बतौर अपोजिशन हम ये हासिल कर, कुछ भी नहीं कर सकते। आपको अवामी ताकत के साथ खड़े होना पड़ेगा, आज हो जाए साल बाद हो जाए। नाज़रीन, सऊदी अरब वाली खबर मैं आपको बार बार देता रहता हूँ, उसमें एक डेवलपमेंट है वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। वहां पे डॉक्टर साद अल फकिया हैं, ये सऊदी अरब के अपोजिशन लीडर के तौर पे इन्हें लिया जाता है। इन्होंने ना सऊदी अरब और अमेरिका का जो एटमी मुआहदा होने जा रहा है उसकी हकीकत बयान की है अपने एक स्टेटमेंट में। वो ये कहते हैं कि ये जो एटमी प्लांट लगाया जाएगा या मंसूबा लगाया जाएगा, ये सऊदी सरजमीन पे अमरीकी इसको तामीर करेंगे, अमरीकी ही इसको चलाएंगे, इसमें सऊदी अरब का कोई भी बंदा नहीं होगा। इसके अंदर क्या जाता है प्लांट के और इसके अंदर से बाहर क्या आता है, इसका मुकम्मल कंट्रोल अमरीकियों के पास होगा। लेकिन 113 अरब सऊदी रियाल इसके ऊपर जो लागत आएगी वो सऊदी अरब देगा। सऊदिया का इसमें वाहिद किरदार सिर्फ इतना ही है जितना कि अमरीकी अड्डे सऊदी अरब में है, जैसे वो होंगे वैसे ही ये प्लांट भी यहाँ पे होगा, तो इसमें हमारा कोई ऐसा सऊदी अरब का किरदार नहीं, उन्होंने ये कहा। ये स्टेटमेंट नाजरीन उस वक्त सामने आया जब डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ये लगातार दबाव डाला जा रहा है कि इस एटमी मुआहदे के लिए सऊदी अरब को इसराइल को तस्लीम कर देना। इस पर हम नजर रखेंगे। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।